हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज अभरत। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ये हमारे अकाउंटेंट का, ठीक है। ये क्लास नंबर 4 है, ठीक है। इसमें हम टोटल आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के एमसीक्यू देखेंगे, जो आपके एग्जाम पैटर्न बेस्ड ये क्लास है, ठीक है। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे उसी बेस पे ये पूरी तरीके से क्लास चल रहा है, रन कर रहा है, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और जितने भी कैंडिडेट पेड बैच से हमारे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, वो दिए गए नंबर पर कॉल करके पेड बैच के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। पेड बैच में आपको पूरा कंप्लीट तैयारी कराया जाएगा, हर एक चैप्टर वाइज और एमसीक्यू वगैरह जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के एमसीक्यू रहेंगे, न्यूमेरिकल्स रहेंगे और जितने स्टडी मटेरियल रहेंगे, ठीक है, वो सब आपको पेड बैच में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो पेड बैच से हमारे जुड़ना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक अवधारणा कि एक व्यवसाय, ठीक है, व्यवसाय उपक्रम को निकट भविष्य में ना बेचा जाएगा और ना ही इसका समापन किया जाएगा को जानते हैं। मतलब एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ एक कॉन्सेप्ट, ठीक है, दैट बिजनेस एंटरप्राइजेज विल नॉट बी सोल्ड इन नियर फ्यूचर और एंडेड इन और नोज एज, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कह रहा है कि एक व्यवसाय जो है, ठीक है, व्यवसाय उपक्रम को निकट भविष्य में ना तो कभी बेचा जाएगा और ना ही इसका समापन है, मतलब पूरी तरीके से ना तो इसको सोल्ड किया जाएगा ना ही इसको बंद किया जाएगा। समापन मतलब बंद किया जाएगा, ठीक है। ये किसका कॉन्सेप्ट है? ये थ्योरेटिकल पोर्शन का क्वेश्चन है। ऐसे ही थियरी आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो आपके 4 ऑप्शन है, मॉनेटरी यूनिट मतलब मौद्रिक इकाई, इकोनॉमिक यूनिट मतलब आर्थिक इकाई, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है, चालू व्यवसाय अवधारणा, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपके ऑप्शन है, आपके ऑप्शन ये रहेगा, आपका आंसर है गोइंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपके आंसर है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मतलब चालू व्यवसाय की अवधारणा है, ठीक है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट चालू व्यवसाय की अवधारणा है, जिसमें व्यवसाय उपक्रम को ना तो भविष्य में कभी बंद किया जाएगा ना ही उसका समापन किया जाएगा। अगर कोई बिजनेस चल रहा है तो उसका कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। उसे कभी नियर फ्यूचर में बंद नहीं किया जाएगा ना ही बेचा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही थ्योरी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन इसका है कि चालू व्यवसाय की अवधारणा, ठीक है, चालू व्यवसाय की अवधारणा के अनुसार व्यवसाय उपक्रम को निकट भविष्य में ना बेचा जाएगा और ना ही इसका समापन किया जाएगा। व्यवसाय अनवरत मतलब कंटिन्यू चलता रहेगा। इसके अंतर्गत व्यवसाय की अवधि अनंत होती है, ठीक है। व्यवसाय की अवधि, जो व्यवसाय की जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी लिमिटेड रहती है, ठीक है, अनंत रहती है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि एक निश्चित तिथि पर सभी संपत्तियां और दायित्वों के सारांश को हम दिखाते हैं। मतलब आपका इन ए डेफिनिट टाइम, ठीक है, समरी ऑफ ऑल, ठीक है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर सोन इन, मतलब हमारी जितनी प्रॉपर्टी वगैरह होती है, हमारे जितने लाइबिलिटी होते हैं, ठीक है, दायित्व, ठीक है, वो कहाँ पर आप दिखाते हैं, ठीक है। तो ये ट्रायल बैलेंस में क्या आप दिखाते हैं, या प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं, या फंड फ्लो स्टेटमेंट मतलब आपका कोष प्रवाह विवरण में दिखाते हैं। तो ये आपके ऑप्शन है, ठीक है। इसका राइट आंसर है बैलेंस शीट, मतलब आर्थिक चिट्ठे में दिखाते हैं। जितनी आपकी संपत्तियां होती हैं और जो आपके दायित्व होते हैं, इन सबको हम अपने बैलेंस शीट में दिखाते हैं। बैलेंस शीट सबसे लास्ट में बनाया जाने वाला एंट्री है, ठीक है। जो पूरा लेजर आपका हो गया, पूरी जनरल एंट्री हो गई, ठीक है, ट्रायल बैलेंस भी तैयार हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद आपका बैलेंस शीट आप बनाया जाता है। बैलेंस शीट मतलब आर्थिक चिट्ठा, ठीक है, आपका पूरा आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। कहाँ कितने पैसे आपने खर्च किए, कितनी आपकी प्रॉपर्टी है, कितना आपको कैश मिला, ठीक है, कितने आप किसी के उधार है, कौन किसका आपका उधार है, ये पूरा, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक सब मेंशन होता है ये बैलेंस शीट मतलब आर्थिक चिट्ठे में। तो जितने भी कैंडिडेट, अगर ये थियोरेटिकल पोर्शन है, ठीक है, और ये डीप पूरी तरीके से ऐसे पेपर में आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। अभी तो मैं एमसीक्यू बेस करा रहा हूँ, मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो लोग को नहीं समझ में आ रहा है वो हमारे पेड बैच से जुड़िए, उसमें कंप्लीट पूरा चैप्टर वाइज डिस्कशन होगा, आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। और जो लोगों ने कॉमर्स सही से नहीं पढ़ा उन्हें नहीं समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, आर्थिक चिट्ठे में एक निश्चित तिथि पर सभी संपत्ति दायित्वों को पूरी तरीके से दिखाया जाता है। या वित्तीय वर्ष, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, मतलब 1 अप्रैल 31 मार्च, ये कैलेंडर वर्ष होता है, ठीक है, कैलेंडर वर्ष। ये बैंक, ये देखिए, ये वित्तीय वर्ष होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। लेकिन जो कैलेंडर ईयर की अगर हम बात करेंगे तो कैलेंडर ईयर 1 दिसंबर से 31 जनवरी होता है, ठीक है। अंतिम दिवस को बनाया जाता है, यह तिथि निश्चित होती है, ठीक है। बैलेंस शीट आपका फाइनेंशियल ईयर में भी बनता है और कैलेंडर ईयर में भी कुछ लोग बनाते हैं। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कुछ लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। कुछ लोग जो व्यवसाय करते हैं बड़े पैमाने पे, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का पूरी बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। उसी में अपनी संपत्ति और दायित्व को दिखाते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। सकल वेतन में कटौती मिलती है, सकल वेतन में पूरी तरीके से कटौती मिलती है, मतलब डिडक्शन आर अवेलेबल फ्रॉम ग्रॉस सैलरी फॉर, किससे किसकी कटौती मिलती है सकल वेतन में? तो आपका क्या है ऑप्शन, बिजनेस टैक्स मतलब व्यवसाय कर की कटौती मिलती है सकल वेतन में, एंटरटेनमेंट टैक्स या इनकम टैक्स, ठीक है, या बोथ ए एंड बी दोनों, ठीक है। तो आपका आंसर है ऑप्शन, आपका आंसर है एंटरटेनमेंट टैक्स, मतलब मनोरंजन कर की जो कटौती होती है, छूट मिलती है, ठीक है, वो सकल वेतन में कटौती मिलती है, ठीक है। डिडक्शन आपका सकल वेतन मूल वेतन में ही काटा जाता है, ठीक है।
चलिए, अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें, सकल वेतन में से मनोरंजन कर की, मतलब जो मनोरंजन पे जो टैक्स लगता है उसकी हमें छूट मिलती है, ठीक है, सकल वेतन में। आयकर अधिनियम की धारा 16 मनोरंजन कर की छूट, मनोरंजन कर की छूट केवल सरकारी कर्मचारियों को मिलती है, इसकी अधिकतम सीमा 5,000 है, ठीक है। बहुत सारे सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, उन्हें मनोरंजन कर के लिए भी सरकार क्या करती है, कुछ छूट देती है, उनसे टैक्स में उनके कटौती करती है, ठीक है, टैक्स उतना नहीं लेती है, मतलब उनको कुछ ना कुछ डिस्काउंट देती है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आइए 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन रोकड़बाही के अनुसार, ठीक है, अनुकूल का अर्थ क्या है, मतलब अकॉर्डिंग टू द कैश बुक फेवरेबल मीन, ठीक है। रोकड़बाही के अनुसार अनुकूल का अर्थ क्या है, ठीक है, फेवरेबल मीन, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है डेबिट बैलेंस अकॉर्डिंग टू द कैश बुक, मतलब रोकड़बाही के अनुसार डेबिट शेष, डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, मतलब पासबुक का डेबिट शेष, यस। क्रेडिट बैलेंस अकॉर्डिंग टू द कैश बुक, मतलब रोकड़बाही के अनुसार जमा शेष, या नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो आपके आंसर है, ठीक है, डेबिट बैलेंस, ठीक है, डेबिट बैलेंस अकॉर्डिंग टू द कैश बुक, मतलब रोकड़बाही के अनुसार, मतलब रोकड़बाही मतलब आपका कैश बुक के अनुसार, डेबिट शेष, डेबिट शेष इसकी मीनिंग होती है, ठीक है। रोकड़बाही के अनुसार अनुकूल का अर्थ मतलब क्या होता है, रोकड़ के अनुसार डेबिट शेष, क्लियर। चलिए इसके व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है कि रोकड़बाही के अनुसार अनुकूल शेष का जो अर्थ है वो डेबिट शेष से होता है। रोकड़बाही में नगद प्राप्तियां भुगतानों का लेखा किया जाता है, समझ में आया। कैश बुक में ही आपको जितना पैसा आपका मिल रहा है और जितना आपने किसी को पेमेंट किया है, ठीक है, उसका टोटल लेखा जोखा किस में किया जाता है, रोकड़बाही में किया जाता है, कैश बुक में किया जाता है, ठीक है। और इसी रोकड़बाही में अनुकूल का जो एक वर्ड है अनुकूल शेष, इसका अर्थ होता है डेबिट शेष। डेबिट शेष मतलब कितना अभी, मतलब क्रेडिट मतलब आपको पैसा मिला, डेबिट मतलब आपने किसी को पैसा दिया या आपके अकाउंट से गया, ठीक है। तो डेबिट शेष यही होता है कि अभी आपको किसी को देना है, ठीक है। तो रोकड़ पुस्तक का शेष अधिकतर प्रतिदिन निकाला जाता है, ठीक है। तो ये इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है लेखांकन का स्वीकृत आधार है, ठीक है। आपके ऑप्शन है लेखांकन का स्वीकृत आधार है, मतलब एक्सेप्टेड बेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, कैश बुक है, मतलब नगद आधार, इक्वेशन बेसिस मतलब समीकरण आधार पर, एक्रूवल बेसिस मतलब उपार्जित आधार पर, या इनकम एंड एक्सपेंसेस बेसिस आय एवं व्यय के आधार पर। यहाँ पे व्यय रहना चाहिए, टाइपिंग एरर है, व्यय के आधार पर, ठीक है। तो आपके आंसर है एक्रूवल बेसिस मतलब उपार्जित आधार पर, ठीक है। लेखांकन का स्वीकृत आधार है वो एक्रूवल बेसिस, उपार्जित आधार पर होता है। अकाउंटिंग कैसे किया, देखो जो कभी कभार क्या होता है, कोई बिजनेस करते समय हमें नगद में पेमेंट मिल जाता है, कभी कभार क्या होता है वो एक्रूवल बेसिस पे होता है, मतलब थोड़ा पैसा आज दिया गया, थोड़ा पैसा कल दिया गया, हम थोड़े पैसे में माल ले आए, ढेर सारा ले आए, अभी थोड़ा पैसा हमने दिया है, तो वो आपका एक्रूवल बेसिस उपार्जित आधार होता है, ठीक है। तो लेखांकन का स्वीकृत आधार वो है वो उपार्जित आधार होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं लेखांकन व्याख्या देख लेते हैं। लेखांकन का स्वीकृत आधार उपार्जित आधार होता है, इसी आधार पर अग्रिम आय एवं भुगतान को समायोजित किया जाता है, ठीक है। अर्जित आय, अदत्त वेतन, ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। जैसे कोई अर्जित आय या अदत्त वेतन, किसी का वेतन अभी बाकी है, किसी का आय जो ना है, मतलब उसने दवाई से, मान लीजिए कोई मेडिकल कंपनी है, उसने दवा का मेडिसिन को सप्लाई कर दिया है, तो अभी उसको आय अभी उसको मिलेगी ना, उसको वो पैसा मिलेगा जितना वो सेल किया, वही होता है अर्जित आय, ठीक है। तो इसी आधार पर अग्रिम आय और भुगतान को समायोजित किया जाता है, ठीक है। और इसी आधार पर ही व्यवसाय में उधार और नगद तरह तरह के लेन देन रोकड़ तुल्य होते हैं का लेखा किया जाता है। मैंने बोला ना अभी मेडिसिन सेल हुआ है, उसका पैसा भी आना बाकी है, तो नगद उधार ही तो विक्रय हुआ है, मतलब उधार विक्रय, समझ में। उधार क्रय होता है तो उधार विक्रय भी होता है, मतलब सीधा सीधा उधार क्रय और नगद, उधार और नगद दोनों चलता है। कंपनी के मालिक ने, मेडिकल कंपनी ने क्या किया, उधार दिया, ठीक है, और कभी कभार उनको नगद पेमेंट मिल जाता है, तो ये दोनों रोकड़ शेष होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में मोहन से 4500, ठीक है, का रोकड़ प्राप्त किया, रिसीव्ड कैश 4500 फ्रॉम मोहन, ठीक है। रोकड़ बही में सही प्रविष्टि की गई, इट इज़ करेक्ट एंटर्ड इन अ कैश बुक, ठीक है, जबकि उसके खाते में डेबिट कर दिखाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि वाइल डेबिटेड इन हिज अकाउंट फ्रॉम दिस ईयर, मतलब कौन सी गलती की वजह खाते से जो 4500 तो भाई उससे प्राप्त हुआ है रोकड़, उसके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन उसके अकाउंट में सोच लीजिए डेबिट कर दिया गया। तो इस त्रुटि के कारण क्या क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। आपके ऑप्शन है क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस विल बी मोर 9000, मतलब तल पर जब ट्रायल बैलेंस बनेगा, ठीक है, तो जमा पक्ष का 9000 से अधिक दिखाई देगा। या सेकंड ऑप्शन डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस विल बी मोर देन 9000, मतलब तलपट का जो नाम पक्ष होगा डेबिट साइड वो 9000 दिखाएगा। या डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस विल बी मोर देन 45000, ठीक है, 4500, या डेबिट साइड का जो 4500 है ट्रायल बैलेंस में वो अधिक दिखाएगा, ठीक है। या क्रेडिट साइड में ट्रायल बैलेंस विल बी मोर 4500, या तलपट का जमा पक्ष 4500 से अधिक दिखाएगा। तो आपके आंसर क्या है, आंसर इसका है कि डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस विल बी मोर 9000, मतलब तलपट का जो नाम पक्ष होगा वो 9000 से अधिक दिखाएगा ट्रायल बैलेंस बनाते समय। क्यों दिखाई देगा, यहाँ एक्सप्लेनेशन आप समझिए, ठीक है। मोहन को 4500 प्राप्त हुआ तो उसके अकाउंट में भाई क्रेडिट होना चाहिए। आप भी किसी से पैसा पाते हो तो आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है ना, जब आप बैंक से पैसा निकालते हो तो डेबिट होता है, ठीक है। इस रोकड़ बही पुस्तक में इसे सही दिखाया गया, रोकड़ बही जब बनाया गया तो उसमें दिखाया गया मोहन क्रेडिट 4500, ठीक है, लेकिन उसकी संपत्ति
बढ़ी जो तलपट में डेबिट की गई है, ठीक है। लेकिन जिससे संपत्ति 4500 बढ़ी, भाई जब वो 4500 पाएगा उसकी संपत्ति प्रॉपर्टी 4500 बढ़ जाएगी, तो जो कि तलपट में डेबिट होगी, ठीक है। तलपट में क्या होगा, ट्रायल बैलेंस में डेबिट होगा। डेबिट इसलिए कि मोहन पा रहा है, ठीक है। तो मोहन पा रहा है ना, कंपनी क्या करेगा, अपना जब लेजर बनाएगा तो डेबिट करेगा मोहन को, तो मोहन पाने वाला है, लेकिन कंपनी अपना पैसा दे रही है, तो तलपट में डेबिट होगा, ठीक है। मोहन के खाते को, ठीक है, 4500 से डेबिट कर दिया गया, अर्थात मोहन जो कि एक देनदार है, ठीक है, 4500 से संपत्तियों में बढ़ोतरी करेगा और तलपट में डेबिट होगा, और तलपट का डेबिट पक्ष जो होगा वो 9000 से अधिक होगा। क्लियर, मतलब मोहन के खाते को 4500 से डेबिट कर दिया गया, मोहन का खाता, ठीक है, जिससे मोहन एक, जो कि मोहन एक देनदार है, भाई देनदार मतलब जो हमें देते हैं, ठीक है, लेनदार जिनसे हमें लेना है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो 4500 से अधिक, ठीक है, संपत्ति में बढ़ोतरी होगा उसके, ठीक है, और तलपट में डेबिट होगा, और तलपट का डेबिट पक्ष जो होता है वो 9000 से अधिक होगा। इंपॉर्टेंट है। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, हमारे पेड बैच से ज्वाइन होना ना बोले। पेड बैच में आपको कंप्लीट विद इन चैप्टर वाइज और एमसीक्यू क्लास पूरी कराए जाएंगे, ठीक है। और देखिए अभी बहुत सारे लोगों को ये थियरी नहीं समझ में आ रही होगी, जो लोगों ने बीकॉम अच्छे से पढ़ा हुआ है उनको ये समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो लोग काफ़ी दिन हुआ बीकॉम किए हुए, काफ़ी वर्ष हो गए, भूल चुके हैं, तो उनको तो नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है। तो आप पेड बैच से ज्वाइन हुई है, ठीक है। पेड बैच में आपको पूरा चैप्टर वाइज डिस्कशन होगा, चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा। 7 है, भारत में कर निर्धारण वर्ष प्रारंभ होता है कब से, 1 जनवरी, 1 अक्टूबर, 1 अगस्त, 1 अप्रैल। तो ये बहुत छोटा सा आंसर है, 1 अप्रैल से भारत में टैक्स जो है ईयर शुरुआत होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में कर निर्धारण वर्ष, ठीक है, 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। क्लियर। फिर यहाँ पे कह रहा है कि वित्तीय वर्ष भी 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है, 31 मार्च को समाप्त होता है, ठीक है। तो इसी को कर निर्धारण वर्ष कहा जाता है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, ये न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है, देखते हैं 8वां क्वेश्चन है, रामू लिमिटेड के लिए, ठीक है, रामू लिमिटेड के लिए चालू अनुपात जो है वो 3:1 है, लेकिन रहतिया 30,000 है, अनुकूल चालू दायित्व तो 60,000 है। तो त्वरित अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। मतलब क्वेश्चन है कि करंट जो लायबिलिटी है रामू की, ठीक है, करंट रेशियो ऑफ लायबिलिटी, करंट रेशियो ऑफ रामू लिमिटेड 3:1 है, और उसका क्लोजिंग स्टॉक 30,000 है, एंड टोटल करंट लायबिलिटी उसकी है 60,000 रुपये है, ठीक है। तो क्विक रेशियो आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए ये देखिए कैसे लगेगा। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन किया गया है। चालू अनुपात उसका कितना है, 3:1 के रेशियो में है। चालू दायित्व उसका 60,000 रुपये है, तो उसकी चालू संपत्तियाँ कितनी होंगी, 60,000 का 3 से हम गुणा करके 1 से डिवाइड कर देंगे, यही उसका चालू अनुपात 1,80,000 आ जाएगा। और उसका जो स्कंद है, मतलब उसका क्लोजिंग स्टॉक, मतलब सब कुछ बेचने के बाद जो स्टॉक बच जाता है वही क्लोजिंग स्टॉक है, 30,000 रुपये है। और टोटल उसकी चालू संपत्ति, मतलब उसकी करंट, ठीक है, प्रॉपर्टी कह सकते हैं, ठीक है, चालू संपत्ति, ठीक है, वो इसकी कितनी है, आपका 60,000, 1,80,000 है। तो त्वरित संपत्ति इक्वल टू, ये फार्मूला है कि चालू दायित्व, ठीक है, चालू दायित्व, ठीक है, चालू संपत्तियों को हम 30,000 माइनस कर देंगे। 30,000 मतलब जितना हमारे पास माल बचा हुआ है उसको माइनस कर देंगे, 1,50,000 आ गया, ठीक है। अब देन ये फार्मूला आपका लगेगा, त्वरित अनुपात इक्वल टू त्वरित संपत्ति अपन चालू अनुपात। तो 1,50,000 में हम 60,000 का डिवाइड करेंगे तो 2.5:1 आएगा आपका, ठीक है। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो इसी बेस पे पूरी क्लास की तैयारी कराई जाएगी आपको पेड बैच में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चालू अनुपात बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे ना कैसा है। चालू अनुपात मतलब अगर रामू लिमिटेड कोई बिजनेस कर रहा है तो वो 3:1 के रेशियो में कर रहा है। 3 उसको मिलेगा, 1% जिसकी रॉयल्टी है, जो कंपनी से जहाँ से माल मंगाता है 1% उसे देगा, ठीक है। उसका क्लोजिंग स्टॉक 30,000 है, ठीक है, और उसका चालू दायित्व जो है वो 60,000 रुपये है। चालू दायित्व मतलब उसकी लायबिलिटी है, उसको समझ लीजिए उसकी संपत्ति ही है चालू दायित्व, ठीक है, 60,000। तो उसी बेस पे आपका चालू दायित्व अगर 60,000 है तो चालू संपत्ति है उसका 3 से गुणा करने पे, 1 से डिवाइड करने पे 1,80,000, और उसका क्लोजिंग स्टॉक 30,000 है, वही माइनस कर दिया जाएगा, टोटल उसकी त्वरित संपत्ति आ जाएगी और ये फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि कुल लागत, ठीक है, ठीक है, यदि कुल लागत 260 रुपये है और परिवर्ती लागत 60 रुपये है, तो उत्पादन, ठीक है, यदि उत्पादन 60 इकाई हो, 200 इकाई हो, तो कुल स्थिर लागत क्या होगी। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ इन 260 एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 60 रुपीज़ है, टोटल कॉस्ट 260 एंड टोटल वेरिएबल 60 रुपीज़ है, तो प्रोडक्शन मतलब कैसा होगा, ठीक है। टोटल कॉस्ट उसका 260 है, कोई प्रोडक्ट है, और उसकी परिवर्ती लागत 60 रुपये है, तो उसका उत्पादन 100 इकाई का, 200 इकाई का मतलब कितना होगा, 100 यूनिट और 200 यूनिट का क्या होगा, एंड व्हाट विल बी द टोटल फिक्स कॉस्ट, तो परिवर्ती उसकी स्थिर लागत क्या होगी। फिक्स कॉस्ट मतलब उसकी फिक्स स्थिर लागत की, हाँ इतना तो कॉस्ट रहना ही चाहिए, ठीक है। तो आपके आंसर हो जाएंगे क्या, 200 रुपये, ठीक है, ये हो जाना चाहिए 200 एंड 200 रुपये, ठीक है। आइए किस बेस पर हुआ है इसको जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कुल स्थिर लागत, ये फार्मूला होता है, नोट कर लीजिए, कुल स्थिर लागत, कुल लागत माइनस परिवर्ती लागत। तो कुल स्थिर लागत आपका, मतलब कुल लागत आपका 260 है और कुल परिवर्ती लागत 60 रुपये है, दोनों को माइनस करेंगे तो 200 ईच आएगा। मतलब स्थिर लागत जो आपका क्या होता है, एक समय विशेष में निश्चित होता है, यदि चाहे उत्पादन में वृद्धि हो या ना हो, इतनी लागत उस प्रोडक्ट की होगी। जैसे एक मैगी बिक रहा है मार्केट में, चाहे मैगी में वृद्धि हो या ना हो, मतलब मैगी बल्क में बने या मैगी बने ही ना, ठीक है, उसकी
स्थिर लागत 7 रुपये इस समय है तो 7 ही रुपये ही होगा, ठीक है। ये कॉस्ट अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग है, लेकिन अगर ऐसा कभी होता है कि अगर कोई मैगी बन नहीं रही है तो अपने इंडिया में तो वो 15 रुपये बिकने लगेगा, 20 रुपये में, ठीक है। तो ऐसा भी है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10 अगर हम बात करेंगे, अवधि लागत क्या होती है, ठीक है। मतलब अवधि लागत की अगर हम बात करेंगे, अवधि लागत मतलब पीरियड कॉस्ट मीन क्या होता है, अवधि लागत का। तो प्राइम कॉस्ट मूल लागत, फिक्स कॉस्ट स्थिर लागत, वेरिएबल कॉस्ट परिवर्तनशील लागत, या टोटल कॉस्ट मतलब कुल लागत क्या होता है। तो ये आपका अवधि लागत, ये आपका फिक्स लागत होता है, मतलब स्थिर लागत होती है, फिक्स कॉस्ट होता है, ठीक है। अभी जानते हैं इसके बारे में, इसकी थियरी देखते हैं, ठीक है, व्याख्या देखते हैं। देखिए स्थिर लागत को अवधि लागत मतलब पीरियड कॉस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। स्थिर लागत क्या होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट मान लीजिए अगर हम पकड़ लेते हैं 1 रुपये का चिक शैम्पू, तो 1 रुपये का चिक शैम्पू आपका 10 साल पहले भी उतने रुपये में था, ठीक है, 1 ही रुपये का आता था, अभी भी 1 रुपये का आता है, ठीक है। तो वो आपका स्थिर लागत होता है, ठीक है। स्थिर लागत को अवधि लागत पीरियड कॉस्ट भी कहते हैं। यदि स्थिर लागत दीर्घकाल के लिए होता है तो इससे फर्म को सामान्य लाभ होती है, ठीक है। अगर दीर्घकाल के लिए यही स्थिर लागत रहता है तो फर्म को सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है, लागत न्यूनतम रहती है, ठीक है। लागत जो आपका उसकी होती है न्यूनतम रहती है, ठीक है। तो टोटल ये 10 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में थे, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, अगर ये वीडियो लगा और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे पेड बैच से ज्वाइन होना ना भूलें। पेड बैच में आपको पूरा कंप्लीट चैप्टर वाइज डिस्कशन एंड विद इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के एमसीक्यू आपको कराए जाएंगे, ठीक है। आपको पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स ये सब प्रोवाइड करा जाएगा पेड बैच में। तो पेड बैच आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है, अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।